भी सोचा है एक राजा, और वो भी ऐसा जिसे अपनी ही सल्तनत, अपनी ही रियासत खरीदने के लिए मजबूर होना पड़े। अजीब है ना। ये कहानी बंगाल के इतिहास में दबे एक ऐसे ही गहरे रहस्य की है। तो चलिए आज मिलकर इसकी एक एक परत खोलते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1797 में। जगह है बंगाल का बर्दवान, और माहौल में आप कह सकते हैं एक अजीब सा तनाव है। क्यों? क्योंकि एक राजा की पूरी जमींदारी, मतलब उसका पूरा एस्टेट, सबके सामने नीलाम हो रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि इस नीलामी में जो भी बिका उसमें से 95% से ज्यादा बिक्री तो फर्जी थी। जी हां, पूरी तरह से फिक्टिशियस। अब ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और सवाल सीधा सा है, भाई ऐसा क्या हो गया कि एक इतना ताकतवर राजा, उसे छिपकर नकली बोलियां लगवाकर अपनी ही जमीन वापस खरीदनी पड़ रही है? आखिर माजरा क्या था? इस सवाल का जवाब उस दौर के एक बहुत बड़े खेल में छुपा है, जिसे समझना जरूरी है। और इस पूरे रहस्य को समझने की जो चाबी है ना, वो है एक पॉलिसी जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। ये अंग्रेजों का प्लान था बंगाल के जो बिगड़ते हालात थे उन्हें उनके हिसाब से पटरी पर लाने का। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1770 के दशक से। बंगाल का जो देहाती इलाका था, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। बार बार अकाल पड़ रहे थे, खेतीबाड़ी चौपट हो चुकी थी। और जब खेती नहीं होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरी कैसे भरेगी? उनका तो पूरा रेवेन्यू ही रुक गया था। तो उन्हें चाहिए था एक भरोसेमंद, एक पक्का सिस्टम। और ये सिस्टम लेकर आए उस वक्त के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस। साल था 1793। उन्होंने लागू किया परमानेंट सेटलमेंट। अब इसका आइडिया कहने को तो बड़ा सिंपल था। ये तय हुआ कि जमींदारों से जो टैक्स वसूला जाएगा, यानी जो रेवेन्यू आएगा, उसे हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए। अब देखिए, कागज पर तो ये सिस्टम बड़ा सीधा साधा लगता था। पहला स्टेप, कंपनी हर जमींदारी के लिए एक रेवेन्यू फिक्स कर देगी। दूसरा स्टेप, जमींदार अपने गांवों से लगाने इकट्ठा करेगा। और तीसरा स्टेप, वो फिक्स रेवेन्यू कंपनी को चुका देगा। सिंपल। लेकिन असली पेंच था आखिरी शर्त में, और वो ये थी कि अगर पैसा चुकाने में जरा सी भी चूक हुई तो पूरी की पूरी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन हुआ क्या? ये प्लान कामयाब होने के बजाय बुरी तरह से पिट गया। बंगाल के जमींदार एक के बाद एक अपना रेवेन्यू चुकाने में फेल होने लगे। और इसका असर कितना जबरदस्त था, जरा ये आंकड़ा देखिए। परमानेंट सेटलमेंट के बाद 75% से ज्यादा जमींदारियां या तो बिक गईं या फिर उनके असली मालिकों के हाथ से निकल गईं। आप सोच सकते हैं, ये बंगाल के लिए किसी सामाजिक और आर्थिक भूकंप से कम नहीं था। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर इतने सारे जमींदार एक साथ फेल कैसे हो गए? इसकी असल में 4 बड़ी वजह थीं। पहली, कंपनी ने जो रेवेन्यू की डिमांड रखी थी वो बहुत बहुत ज्यादा थी। दूसरी, ये कानून लागू भी तब हुआ जब 1790 के दशक में खेती की उपज के दाम एकदम गिरे हुए थे। तीसरी वजह थी एक बहुत ही सख्त कानून, सनसेट लॉ। इसका मतलब था कि फसल हो या न हो, एक तय तारीख को सूरज ढलने से पहले पैसा जमा होना ही चाहिए, कोई बहाना नहीं। और चौथी और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने जमींदारों से उनकी लोकल पावर छीन ली थी, उनकी सेना रखने की ताकत, न्याय करने की ताकत। अब बिना पावर के वो किसानों से लगान वसूलते भी तो कैसे? अब देखिए, एक तरफ जमींदार कमजोर पड़ रहे थे, और ठीक उसी वक्त गांवों के अंदर एक नई ताकत उभर रही थी। ये थे जोतदार। तो अब जो असली पावर का खेल था ना, वो शहरों की बड़ी बड़ी हवेलियों से निकलकर बंगाल के इन गांवों में शिफ्ट हो चुका था। और इस खेल के खिलाड़ी भी अब बदल चुके थे। और इन दोनों ताकतों में जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, जमींदार रहते थे शहरों में, एक दूर के मालिक की तरह। वहीं जोतदार वो गांव में ही रहते थे, और गरीब किसानों पर उनका सीधा कंट्रोल था। जहां जमींदार की ताकत उसके खानदानी टाइटल से आती थी, वहीं जोतदार की असली ताकत थी उसका व्यापार, उसकी साहूकारी और जमीन पर उसकी सीधी पकड़। तो हुआ ये कि कंपनी के कानूनों ने जमींदार को तो कमजोर कर दिया, लेकिन उसी माहौल में जोतदार और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। और मजे की बात सुनिए, ये जोतदार अक्सर जानबूझकर जमींदार को लगान देने में देर करते थे। सिर्फ खुद ही नहीं, वो दूसरे किसानों को भी भड़काते थे कि भाई पैसा रोक लो। और उनका मकसद एकदम साफ था, जमींदार को डिफॉल्टर बनाओ, ताकि उसकी जमींदारी नीलाम हो और फिर वो खुद उसे सस्ते में खरीद सकें। पूरा गेम प्लान सेट था। तो अब हम इस पूरे खेल को समझ चुके हैं। जमींदार एक तरफ, कंपनी दूसरी तरफ, और बीच में जोतदार। तो चलिए अब वापस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, बर्दवान की उस नीलामी पर।
और देखते हैं कि इस मुश्किल सिचुएशन में जमींदारों ने खुद को बचाने के लिए क्या-क्या कमाल के दांवपेच अपनाए। जाहिर है जमींदार भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी बचने के लिए एक पूरी की पूरी सर्वाइवल प्लेबुक तैयार कर ली थी। जैसे कि वो बेनामी बिक्री का इस्तेमाल करते, मतलब अपने ही एजेंटों से बोली लगवाकर अपनी ज़मीन खुद ही खरीद लेते, या फिर अपनी ज़मीन घर की औरतों के नाम ट्रांसफ़र कर देते, क्योंकि उस कानून के हिसाब से औरतों की प्रॉपर्टी जब्त नहीं हो सकती थी। एक और ट्रिक थी, उनके एजेंट नीलामी जीत तो जाते लेकिन बाद में पैसा ही नहीं देते थे। इससे नीलामी बार बार कैंसिल होती, और अगर कोई बाहरी खरीदार आ भी गया तो उसे डराने धमकाने के लिए उनके लठियाल तो थे ही, कभी कभी तो उनके पुराने वफादार किसानी नए मालिक को जमीन पर पैर तक नहीं रखने देते थे। अब ये लठियाल कौन थे? खैर, नाम से ही साफ है, ये लाठी से लैस लोग थे। इन्हें आप जमींदारों की प्राइवेट आर्मी या मसल पावर कह सकते हैं। इनका काम था गांव में ताकत के दम पर जमींदार का हुक्म मनवाना। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि पुराने किसान किसी नए खरीदार को अपनी जमीन में घुसने ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने जमींदार से एक जुड़ाव महसूस करते थे, उसे अपना मालिक मानते थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि लोगों के बीच जो पुराने सामाजिक रिश्ते थे वो कंपनी के बनाए नए नए कानूनों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठता है कि जमींदारों के ये सारे दांवपेच, जोतदारों की ये चालें, ये पूरी कहानी हम तक आखिर पहुंची कैसे? क्योंकि ये मामला सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, इसकी गूंज बहुत दूर तक गई। ये तस्वीर असल में उस पूरे दौर का एक परफेक्ट सिंबल है, एक शानदार राजमहल जो अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो रहा है, बिल्कुल उन जमींदारों की तरह जिनकी पुरानी शान शौकत अब बस यादों का हिस्सा बनकर रह गई थी। इस पूरी उथल-पुथल का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया 1813 में, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट को 5वीं रिपोर्ट या द 5th रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं थी, पूरे 1002 पन्नों की रिपोर्ट थी। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हर कामकाज का पूरा ब्यौरा था। और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो ब्रिटेन में इस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। तो आखिर में सवाल फिर से वहीं आके खड़ा हो जाता है, बंगाल की जमीन के लिए हुई इस लड़ाई में असली जीत किसकी हुई? क्या वो कंपनी थी जिसे अपना फिक्स्ड रेवेन्यू तो कभी ठीक से मिला ही नहीं? क्या वो जमींदार थे जो भले ही अपनी जमीन बचाने में कामयाब हो गए पर अपनी पुरानी ताकत खो बैठे? या फिर असली विजेता वो जोतदार थे जो चुपचाप धीरे धीरे गांव में अपनी पकड़ मजबूत करते चले गए? शायद इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं।